लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर दी है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में कुल 39 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने भी पहला कदम बढ़ा दिया है। पार्टी ने इसकी शुरुआत उम्मीदवारों की पहली लिस्ट से की है। कांग्रेस ने 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। लिस्ट में 8 प्रदेशों से उम्मीदवार हैं, जहां कुल लोकसभा सीटें 82 हैं। केरल की सभी 14 सीटों पर सिटिंग सांसदों को टिकट दिया गया है। राहुल गांधी का नाम वायनाड से फाइनल है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनांदगांव से, कर्नाटक से डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश को टिकट मिला है। तेलंगाना और पूर्वोत्तर से भी 4 उम्मीदवारों का नाम तय हो गया है। मेघालय के शिलांग से पूर्व केंद्रीय मंत्री विसेंट पाला को टिकट मिला है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की अगली बैठक 11 मार्च को होगी। 39 में से 15 जनरल हैं और 24 इसके अंदर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज हैं। तो ये लिस्ट जो है एक मिश्रण है अनुभवी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की, युवाओं की। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में राहुल गांधी को केरल के वायनाड से टिकट दिया है, जबकि प्रियंका का नाम फिलहाल लिस्ट में शामिल नहीं है। यानी कांग्रेस ने न ही रायबरेली और न ही अमेठी से अब तक कोई भी उम्मीदवार तय किया है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए पहले लिस्ट जारी की, लेकिन इस लिस्ट में कुछ चौंकाने वाली बातें भी सामने आई हैं, जो कांग्रेस की चुनाव लड़ने की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बरकरार है। पार्टी ने अमेठी रायबरेली से अब तक उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। पहली लिस्ट में प्रियंका को भी जगह नहीं मिली है। अमेठी की बात करें तो राहुल और स्मृति ईरानी की जंग किसी से छिपी नहीं है। राहुल गांधी अमेठी से 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं। 3 बार वो इस सीट से जीते भी। 2019 में वो स्मृति ईरानी से हार गए। कांग्रेस ने भले ही अमेठी से उम्मीदवार नहीं उतारे, लेकिन राहुल और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की टक्कर तो हर कोई देखना चाहता है। यकीन नहीं होता तो इस पोस्टर को एक बार देखिए। हाल ही में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी स्मृति ईरानी ने राहुल पर तंज कसा था। घोषित करने में कांग्रेस इतना समय लगा रही है, इतना चिंतन और मंथन कर रही है। कांग्रेस की हार का संकेत आपको उसी में मिल जाए। तो पार्टी की ओर से टिकट दिए जाने पर कई नेताओं ने खुशी जाहिर भी की है। भूपेश बघेल से लेकर शशि थरूर ने पार्टी आलाकमान को शुक्रिया कहा है। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में करीबियों पर जमकर भरोसा जताया है। शशि थरूर से लेकर भूपेश बघेल तक पार्टी ने भरोसेमंद नेताओं को मौका दिया है। जिस तरह के नाम आप देख रहे हैं इस लिस्ट में, वरिष्ठ नेता हमारे के.सी. वेणुगोपाल जी और ऐसे भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आदि ऐसे नाम हैं, इससे ये मालूम पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए लड़ रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पार्टी आलाकमान का धन्यवाद करते हुए कहा कि हम उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। पार्टी हाईकमान ने खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी ने जो विश्वास व्यक्त किया मुझ पर, उसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। साथ ही ये जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर हम लोग खरे उतरेंगे। 6 कैंडिडेट छत्तीसगढ़ से उतारे हैं, डिक्लेयर हुआ है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ। तो कांग्रेस की नई लिस्ट में बंगाल और असम को लेकर भी सस्पेंस जारी है। पार्टी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने भी सीटों की लिस्ट जारी करते समय मीडिया से कहा कि अभी कुछ इश्यूज बाकी हैं। कांग्रेस ने 39 सीटों पर जिन नामों का ऐलान किया है उनमें 8 राज्यों का नाम है, लेकिन इस लिस्ट में यूपी, बंगाल, बिहार और असम के लिए किसी भी उम्मीदवार का नाम तय नहीं है। यूपी, बिहार और असम में गठबंधन के साथ चर्चा जारी है, लेकिन बंगाल की कहानी कुछ और ही है। We are trying maximum possible way to go with India alliance everywhere, but still there are little bit issues like West Bengal, somewhere in Assam like situation is there. We are trying to sort it out that issue also. Congress party is very clear. We are here for reducing the BJP seats in a maximum level. टीएमसी ने साफ कर दिया कि पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। सत्तारूढ़ पार्टी की एक वर्ग उनका यह मानना है कि अगर हम इंडिया गठबंधन छोड़ के अकेले चुनाव में उतरे तो बंगाल की अल्पसंख्यकों ने हमारे खिलाफ वोट डालेंगे।
और आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां सीट बंटवारे पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में विवाद के बाद बीजेपी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है और कहा कि ये गठबंधन अब खत्म होने की कगार पर है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने कहा कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय किया है, जिसका वो खामियाजा भुगत रहे हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन को स्वार्थ का गठबंधन बताते हुए कहा कि इस गठबंधन में अब कांग्रेस के अलावा 1-2 पार्टियां ही बची हैं और इंडिया गठबंधन जल्द ही खत्म हो जाएगा। अलग अलग विचारधारा के लोग जब इकट्ठे होते हैं किसी न किसी के डर से, तो उनका हश्र आखिर में यही होता है। INDI गठबंधन का क्या हाल हुआ, ये दोनों उसके घटक थे। वहीं बीजेपी नेता तरुण चुग ने परिवारवाद को लेकर मुफ्ती परिवार, अब्दुल परिवार और गांधी नेहरू परिवार पर हमला बोला और कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति की वजह से ये तीनों परिवार बौखलाए हुए हैं। मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और गांधी नेहरू परिवार ने दहकते शोलों पर फेंक दिया। जम्मू कश्मीर के लोगों को बंदूक की नली और बम की गड़गड़ाहट में फेंक दिया था। उस जम्मू कश्मीर को निकालकर मोदी जी ने निखारा है। पश्चिम बंगाल के बाद जम्मू कश्मीर में भी INDI गठबंधन में दरार आ गई है और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदार ठहराया है। जम्मू कश्मीर में सीट बंटवारे के विवाद के बीच PAGD गठबंधन टूट गया है। ये गठबंधन जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के विरोध में बना था। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के बयान के बाद यहाँ भी इंडिया गठबंधन टूटता नजर आ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद महबूबा मुफ्ती ने फारूक और उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा और कहा कि उनकी पार्टी अकेले जनता के बीच जाएगी। अगर आपको लगता है यूनिटी के लिए पीडीपी को कुर्बानी देनी है तो हम कहते ठीक है, एक सीट से क्या फर्क पड़ता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर पार्लियामेंट थे, हमारे भी 2014 में 3 थे, तो इससे तो कोई आसमान जमीन पे नहीं आ जाता है। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि लोकसभा चुनावों के लिए पीडीपी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। कोalition को चलाना या कोalition के मतलब माहौल को सही रखना, ये हर तंजीम की जिम्मेदारी बनी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनकी पार्टी अभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और कांग्रेस से बात करने के बाद ही वो सीटों पर कोई फैसला लेगी। 2024 में विरोधियों की ताकत नापने के लिए असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों जिम में पसीना बहा रहे हैं। क्या ओवैसी ये सब करने से युवाओं को लुभाने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए। देखते ही देखते 32 किलो का भार एक हाथ से उठाया। विरोधियों की ताकत तोलने का नया अभ्यास। 24 की लड़ाई नहीं आसान। जी हाँ, ये हैं हैदराबाद से सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, जो अक्सर विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी युवाओं को लुभाने के लिए जिम में पसीना बहा रहे हैं। हालांकि शालीनता पर ओवैसी के अपने मापदंड हैं, लेकिन वे अपने बातों को तर्क के साथ रखने की कोशिश करते हैं। ओवैसी अक्सर पीएम मोदी का सीधा विरोध करते हुए नजर आते हैं। ओवैसी संसद में पीएम मोदी से सवाल करते हैं तो तकरीर देते हुए युवाओं को जोश से भरने की भी कोशिश करते हैं। फिर जोश भरने के लिए वो किसी भी मिसाल तक उतर सकते हैं। इस बार असदुद्दीन ओवैसी जिम में उतरे हैं विरोधियों को चित करने के लिए। सिर पर 2024 का चुनाव खड़ा है, वक्त है नहीं। ऐसे में कौन सा पैंतरा ज्यादा कारगर हो सकता है? ओवैसी उसी को आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम का हिस्सा कहती है। 2024 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया गठबंधन से नाता भी तोड़ लिया है। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि वो कैसे बिहार में विपक्ष का खेल बिगाड़ सकते हैं और एनडीए को गुड न्यूज दे सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM ने बिहार और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में उम्मीदवार उतारने की तैयारी में जुटी है और इससे सबसे ज्यादा टेंशन में है विपक्ष की पार्टियां। ओवैसी ने उत्तर भारत में मुस्लिम वोटों का बंटवारा तय माना जा रहा है। बिहार की 7 सीटों पर ओवैसी की पैनी नजर है। 2019 लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी सिर्फ 1 सीट पर चुनाव लड़ी थी। किशनगंज सीट से AIM के कैंडिडेट अख्तर उल ईमान को 2019 में 3 लाख से ज्यादा वोट मिले थे और वो तीसरे नंबर पर रहे थे। हालांकि इस सीट पर महागठबंधन की ओर से कांग्रेस उम्मीदवार को जीत मिली थी। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर होंगे। यहां वो पटना में 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पालीगंज में उनकी रैली को लेकर शानदार तैयारी जारी है।
लोकसभा चुनावों को लेकर चल रहे मंथन के बीच आज गृह मंत्री अमित शाह बिहार की राजधानी पटना जा रहे हैं। पटना में उन्हें 2 अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेना है। पहले वो ICR बिल्डिंग परिसर में कैलाशपति मिश्र की मूर्ति का अनावरण करेंगे और बाद में वो पालीगंज में अति पिछड़ा महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। शुक्रवार को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान मीडिया ने उनसे सीट बंटवारे को लेकर भी सवाल पूछा तो उनका जवाब था कि इंतजार कीजिए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारे चीजों पर चर्चा करेंगे कि कैसे 2014 से 2024 तक भारत कैसे बढ़ा है, इसकी पूरी चर्चा करेंगे। सीटें कितने रहेगी बिहार में आपके? अभी होगा, सब पता आपको बताएंगे, तुरंत बताएंगे। बिहार की सीटों को लेकर एनडीए की 2 बैठकें हुई, लेकिन अब तक सीट बंटवारे को लेकर कोई ऐलान नहीं हो सका। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 15 या 16 सीटें जेडीयू को दे सकती है। हालांकि नीतीश कुमार फिलहाल विदेश यात्रा पर हैं और उनके लौटने के बाद ही कुछ साफ हो सकेगा। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर बैठक तो हुई, लेकिन अब तक कोई बात नहीं बन पाई है। सहयोगियों को ज्यादा से ज्यादा सीटों की चाहत है। आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझाते हैं कि आखिर पेच कहां पर फंसा हुआ है। सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू ने बीजेपी को जो लिस्ट दी है उसमें 15 उम्मीदवार अपने, एक उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से, एक जीतनराम मांझी गया से, इनके नाम के साथ साथ कुल 17 लोगों की लिस्ट दी गई है। और इस लिस्ट में देखिए वैशाली, जमुई और समस्तीपुर सीट का भी नाम होने की शुरुआती खबर है, जबकि अभी ये तीनों सीट जेडीयू के पास नहीं है। और ऐसे में जेडीयू बहुत मुमकिन है कि 5 सांसदों में कई लोगों का या तो सिंबल बदल रही है या टिकट काट रही है। तो वहीं अब सीतामढ़ी, काराकाट और गया के मौजूदा सांसदों के टिकट काटने के साथ बहुत मुमकिन है कि सीवान, जहानाबाद और वाल्मीकि नगर सीट जेडीयू छोड़ रही है। इन सीटों पर उम्मीदवार आखिर कौन होगा और सिंबल किसका होगा, ये पता चलना अभी बाकी है। और यही वजह है कि लगातार बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर मंथन चल रहा है। देखिए, राजनीति के मौसम वैज्ञानिक यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों लंदन की यात्रा पर हैं, जहां वो विज्ञान का और ज्ञान ले रहे हैं। नीतीश ने यहां साइंस म्यूजियम लंदन का दौरा किया। नीतीश कुमार इस म्यूजियम की खासियतों की जानकारी ले रहे हैं ताकि पटना में बन रहे साइंस सिटी को ऐसा ही बनाया जा सके। नीतीश साइंस म्यूजियम लंदन की मूलभूत बातें, गतिविधियों और विज्ञान के सिद्धांतों में गहराई से रुचि ले रहे हैं ताकि पटना पहुंचकर ऐसे ही तकनीक का उपयोग वो कर पाए। बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर बीजेपी ने एनडीए की सीटों का बंटवारा फाइनल करने की कोशिशें तेज कर दी है। वहीं दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए के सहयोगियों के साथ बैठक की और सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा की। बैठक में करीब 2.5 घंटे तक महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ 2 चरणों में बैठक की। बैठक के पहले चरण में अमित शाह और एकनाथ शिंदे ने शिवसेना की सीटों को लेकर चर्चा की और दूसरे चरण में अजित पवार के साथ एनसीपी को दी जाने वाली लोकसभा सीटों पर बातचीत की गई। इन दोनों बैठकों के दौरान देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 फाड़ के बाद कई सीटों पर वोटों का गणित बिगड़ सकता है। महाराष्ट्र में करीब 22 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां शिवसेना का चुनाव चिन्ह अहम भूमिका निभा सकता है और उद्धव गुट के चुनाव चिन्ह मशाल और शिंदे गुट के चुनाव चिन्ह तीर कमान के बीच कांटे का मुकाबला देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर सकती है। तो 48 सीटों का महामंथन और ऐसे में महायुति की बैठक जो कल हुई है वो करीब 2.5 घंटे तक चली, जिसमें सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। तो 48 सीटों पर महाराष्ट्र में महामंथन हुआ। 2.5 घंटे तक ये चर्चा चली है और गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक हुई। 2 चरणों में ये बैठक हुई है और इस पहली चरण में सीएम एकनाथ शिंदे के साथ बैठक हुई है, जिसमें शिवसेना के साथ कितनी सीटों का बंटवारा होता है इस पर मंथन किया गया। और दूसरे चरण में डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ सीटों को लेकर चर्चा की गई। तो 48 सीटों का महामंथन और ऐसे में 2 चरण में ये बैठकें हुई हैं। तो देखिए, लोकसभा चुनावों की तारीखों का जल्द ऐलान हो सकता है। चुनाव की तैयारियों पर निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और रेलवे के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। कल लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। शुक्रवार को निर्वाचन आयोग की टीम ने गृह मंत्रालय और रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक की।
सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव कराने पर चर्चा हुई। दरअसल पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का निर्देश दिया था। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव होने हैं। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और ओडिशा विधानसभा का कार्यकाल जून में पूरा हो रहा है, जहां लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। सूत्रों से खबर है कि आयोग ने केंद्र सरकार से 3.4 लाख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों की मांग की है। बीजेपी के प्रचार का सबसे बड़ा चेहरा पीएम मोदी ही होंगे और साथ ही पीएम मोदी के हाथ में ही होगी सबसे बड़े कैंपेन की कमान। बिल्कुल, देश भर में पीएम मोदी 150 से ज्यादा रैली और रोड शो करेंगे और इस बार तमिलनाडु को बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार माना जा रहा है और इसलिए दक्षिण भारत में पीएम मोदी की 40 रैलियां तय की गई हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए वक्त बेहद कम बचा है, लेकिन प्रचार में बीजेपी विरोधियों से काफी आगे दिख रही है। इस बीच बीजेपी ने पीएम मोदी के प्रचार कैंपेन को भी तय कर दिया है। पीएम मोदी चुनावी सभाएं, रैलियां और रोड शो करके बीजेपी की दावेदारी और मजबूत करने का काम करेंगे। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के प्रचार प्रसार को धार देंगे, जिसमें देश भर में उनकी 150 से भी ज्यादा चुनावी सभाएं होंगी। पीएम मोदी दक्षिण भारत में भी 40 रैलियां करने वाले हैं। नामांकन के दिन पीएम मोदी वाराणसी में रोड शो करेंगे। इसके साथ ही तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल में भी ज्यादा रैलियां होंगी। इस बार बीजेपी पूर्वी भारत पर भी खास ध्यान दे रही है, जहां पीएम दौरा भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आम चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर चुकी है, जिसमें बीजेपी 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर चुकी है। फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि 20 मार्च तक चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। जी न्यूज़।